हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का संपूर्ण अध्ययन अपन कर रहे हैं। उस अध्ययन प्रक्रिया में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का अपन अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल कक्षा 6 की अध्याय कल समाप्त हो गया था। कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन आज अपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं एज ए किताब की तरह ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी आपका नींव मजबूत करेगा और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम के बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। हिस्ट्री की किताब है कक्षा 6 इतिहास की पाठ्यपुस्तक अध्याय नंबर 2। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उस खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वे बाहर का नजारा देखने के मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले आ रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक के बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करा करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्कटिक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आर्कटिक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहले कारण यह कि अगर वे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए और भी भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जा पाता है। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आर्कटिक खाद्य संग्रह के किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। उनमें से पत्थरों और औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ पौधों को छाल और जानवर को खाल उतारने के लिए भी किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियां, लकड़ी के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों को खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र 2 को देखो और लाल त्रिकोण वाले स्थान वह पुरास्थल है जहाँ पर आर्कटिक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्कटिक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कहीं पुरास्थल नदी और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या क्या पता चलता है?
हमें शैल चित्र। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी मातकुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यह उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें बड़ी वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज कैसे हुई? मानचित्र 2 में कुन्नल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 13 में या राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवर को दूर आदि भगाने के लिए। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्ववादियों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये 2 शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग में मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हम परिमाण में बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्टे लगे होते और रस्सियां आदि जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होगा क्या मतलब होता होगा आगे देखते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हम ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। ठीक है। अब बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते हैं लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवर को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी रक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे।
बचने की प्रक्रिया समझ लीजिए एक बार। लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी जगह ये कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग इन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत टंडले अनाज के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों को बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण संरक्षित रख सके। उन्हीं जानवर को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बचने की प्रक्रिया में धीरे धीरे चलती रही है। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो किसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने से कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन के बीच दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते जिससे उनकी संख्या बढ़ती। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही, साथ में उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता, जो आज भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र क्रमांक 2 की पृष्ठ संख्या 13 में देखो। क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्ती थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की और पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ठीक है, जिन्हें गर्तवास भी कहा जाता था। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों के झोंपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये गर्तवास चित्र देख लो। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वह औजार भी हैं जिनको धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तन युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे।
नव पाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 पर मेहरगढ़ को ढूंढो। ये ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अन्यंत्र जानकारी देख लीजिए। फ्रांस में गुफा में की गई एक चित्रकारी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रंडिया, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहेस के चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारी द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस ने तुर्की ढूंढो और नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों से एक चताल हर्क तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग भरोगे, रेखाओं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे। देख लीजिए कुछ उपयोगी शब्द है जिनको आपको याद रखना। आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह, इसके बारे में अपने पूर्व में पढ़ाइए। पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको आप याद रखो। ये कह सकते हैं कि ये पाठ का एक सार है। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक था। बचने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? 12,000 साल से पहले। और नव पाषाण युग का प्रारंभ कब हुआ? 10,000 साल से पहले। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर लिया। इसी तरह धीरे धीरे कंप्लीटली पूरी एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी कारगर साबित होगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग साधना शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।